नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बुकबानी, जहां किताबें बोलती हैं। हर एपिसोड में हम आपके लिए लाते हैं पंजाबी, हिंदी और अंग्रेजी किताबों का सार, ताकि हर किताब की सोच आपके दिल तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए सफर की किताबों की दुनिया में। तो आज हम जिस किताब की गहराइयों में उतरने वाले हैं, उसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। हाँ, रॉबर्ट कियोसाकी की लिखी हुई। और ये किताब सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पैसे को लेकर हमारी पूरी सोच को बदलने के बारे में है। सही बात है। हम इसी में समझेंगे कि क्यों कुछ लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं, फिर भी पैसों के लिए संघर्ष करते रहते हैं। और वहीं कुछ लोग अमीर बनते चले जाते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो किताब की जो नींव है, वो एक बहुत ही सरल लेकिन गहरे सवाल पर टिकी है कि अमीर और गरीब की आर्थिक स्थिति में इतना बड़ा अंतर क्यों है। और लेखक शुरुआत में ही साफ कर देते हैं कि इसका कारण मेहनत नहीं है। नहीं, इसका कारण है फाइनेंशियल माइंडसेट, मतलब वित्तीय सोच। और इसी को समझाने के लिए वो दो किरदारों का इस्तेमाल करते हैं, दो पिताओं का। हाँ, एक पुअर डैड और एक रिच डैड। पुअर डैड लेखक के असली पिता थे। पढ़े लिखे, सरकारी नौकरी वाले, समाज में बहुत सम्मानित। बिल्कुल, उनकी सोच थी कि अच्छी पढ़ाई करो, एक सुरक्षित नौकरी पाओ और बस रिटायर हो जाओ। उनके लिए नौकरी का मतलब था सुरक्षा, सिक्योरिटी। और दूसरी तरफ थे रिच डैड, जो लेखक के दोस्त के पिता थे। ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्हें बिजनेस और निवेश की मतलब कमाल की समझ थी। उनकी सोच क्या थी? उनकी सोच बिल्कुल उल्टी थी। वो कहते थे नौकरी सुरक्षा नहीं, एक जाल है। अच्छा। हाँ, उनके लिए असली शिक्षा वो थी जो ये सिखाए कि पैसा कैसे काम करता है। बट तो ये तो सोच का सीधा टकराव हो गया। एक तरफ पुअर डैड जो कहते थे कि पैसे से बुरी चीज कोई नहीं है, और रिच डैड कहते थे कि पैसे की कमी ही सभी बुराइयों की जड़ है। एग्जैक्टली। और यही टकराव लेखक के मन में वो गहरे सवाल पैदा करता था। यहीं से रैट रेस का कॉन्सेप्ट आता है ना? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। हमारा स्कूल सिस्टम हमें पैसे के लिए काम करना सिखाता है, पर पैसे को अपने लिए काम पर लगाना नहीं सिखाता। बिल्कुल। और रैट रेस वही चक्र है जहां आपकी सैलरी बढ़ती है। और सैलरी बढ़ते ही खर्चे भी बढ़ जाते हैं। बड़ा घर, महंगी गाड़ी। सही। और नतीजा, जेब हमेशा खाली रहती है, अगले महीने की सैलरी के इंतजार। तो गरीब और मिडिल क्लास लोग असल में अमीर बनने के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो सिर्फ अपने खर्चे पूरे करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी भावना काम करती है। डर, नौकरी खोने का डर, बिल न चुका पाने का डर। और इसी डर के कारण एक आम इंसान नौकरी से चिपका रहता है। हाँ, जबकि अमीर इंसान उसी डर को समझकर नए रास्ते खोजता है। रिच डैड का यही संदेश था कि डर से भागो मत, उसे समझकर आगे बढ़ो। तो मतलब इस पहले भाग का सार यही है कि असली फर्क पैसे का नहीं है। नहीं, सोच का है। अमीर बनने के लिए मेहनत से पहले सोच को बदलना जरूरी है। असली लड़ाई बाहर नहीं है, हमारे दिमाग में है। बिल्कुल। अच्छा, तो अगर सोच बदलना पहला कदम है, तो अगला कदम क्या है? किताब एक बहुत बड़े भ्रम को तोड़ती है। हाँ, कि ज्यादा सैलरी अमीर बनने का रास्ता नहीं है। तो फिर असली राज क्या है? असली राज है एसेट्स और लायबिलिटीज के फर्क को समझने में, संपत्ति और दायित्व। इसकी परिभाषा किताब में बहुत ही सरल दी गई है। बहुत ही सरल, और यही इसकी खूबी है। एसेट यानी संपत्ति, वो चीज जो आपकी जेब में पैसा डाले। जैसे किराए पर दिया हुआ घर, स्टॉक से मिलने वाला डिविडेंड, या कोई बिजनेस जिससे कमाई हो रही हो। ठीक है। और लायबिलिटी? लायबिलिटी यानी दायित्व, वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। जैसे कार की ईएमआई, घर का लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल। एग्जैक्टली। बस इतना ही। अगर कैश फ्लो आपकी तरफ आ रहा है तो वो एसेट है, अगर आपसे दूर जा रहा है तो लायबिलिटी है। और इसी सीधी सी परिभाषा पर किताब वो सवाल उठाती है जिस पर सबसे ज्यादा बहस होती है, हमारा घर। हाँ, ये बहुत लोगों को चौंकाता है। समाज तो हमें यही सिखाता है कि घर हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ा एसेट है। पर रिच डैड के नजरिए से सोचिए, अगर आपका घर हर महीने आपकी जेब से ईएमआई, टैक्स और मेंटेनेंस का पैसा निकाल रहा है, तो वो क्या हुआ? एक लायबिलिटी। हाँ, ये सोच भावनाओं पर नहीं, बल्कि सीधे सीधे कैश फ्लो पर आधारित है। लेकिन लोग कह सकते हैं कि घर की कीमत तो बढ़ती है, वो एक निवेश है। वो बात की बात है। कियोसाकी का पॉइंट ये है कि जिस दिन आप उसे खरीदते हैं और जब तक आप उसका लोन चुका रहे हैं, वो आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है। वो आपको रैट रेस में फंसा कर रखता है। तो मिडिल क्लास की सबसे बड़ी गलती यही है। हाँ, सैलरी बढ़ते ही लोग लायबिलिटीज खरीद लेते हैं, बड़ा घर, नई कार, और सोचते हैं कि वो सफल हो रहे हैं।
जबकि रिच डैड की सलाह इसका उल्टा है। बिल्कुल। वो कहते हैं पहले एसेट्स बनाओ, फिर उन एसेट्स से जो कमाई हो उससे अपनी इच्छाएं पूरी करो। ज्यादातर लोग इसका ठीक उल्टा करते हैं। इसी से जुड़ा एक और किस्सा है किताब में, जब रिच डैड ने लेखक को बिना सैलरी के काम करवाया था। हाँ, और उसका मकसद यही सिखाना था क्या? कि अगर आप सिर्फ पैसे के लिए काम करेंगे तो हमेशा पैसे के गुलाम रहेंगे, लेकिन अगर सीखने के लिए काम करेंगे तो एक दिन पैसा आपका गुलाम बनेगा। मतलब अमीर बनने के लिए कमाई को लायबिलिटीज पर नहीं बल्कि इनकम पैदा करने वाले एसेट्स बनाने पर लगाना होगा। जब तक ये समझ नहीं आती, इंसान रैट रेस में फंसा ही रहेगा। तो ये एसेट्स और लायबिलिटीज को समझना ये तो एक स्किल है, और ऐसे कई स्किल्स की जरूरत होगी। बिल्कुल, और इसी को किताब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यानी वित्तीय बुद्धिमत्ता कहती है। लोग मेहनत की कमी से नहीं बल्कि समझ की कमी से गरीब रहते हैं। सही बात। पैसा एक टूल है और उसे संभालने के लिए फाइनेंशियल इंटेलिजेंस चाहिए। ये दो भावनाओं पर नियंत्रण करना सिखाती है। डर और लालच। हाँ डर हमें सुरक्षित नौकरी से बांधे रखता है, हाँ, और लालच वो हमें जरूरत से ज्यादा खर्च करवाता है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस इन दोनों भावनाओं से ऊपर उठकर फैसले लेना सिखाती है। इसके 5 मुख्य स्किल्स बताए गए हैं। अच्छा, पहला क्या है? पहला है अकाउंटिंग यानी लेखांकन। बहुत बेसिक, पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है इसका हिसाब रखना। ठीक है। दूसरा? इन्वेस्टिंग यानी निवेश, पैसे से पैसा बनाना। ये बचत करने से अलग है। कैसे? बचत करने वाला डरता है, निवेशक पैसे को काम पर लगाता है। तीसरा स्किल है बाजार को समझना, अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स। ये समझना कि बाजार सिर्फ लॉजिक पर नहीं चलता, डर और लालच पर चलता है। जब सब डर कर बेच रहे हों तब खरीदने का मौका हो सकता है। बिल्कुल। चौथा स्किल थोड़ा अलग है, वो है लॉ यानी कानून की समझ। खासकर टैक्स के नियमों की। हाँ, अमीर लोग कानून का इस्तेमाल करके टैक्स बचाते हैं, जबकि मिडिल क्लास उससे अनजान रहता है और सबसे ज्यादा टैक्स देता है। और 5वां स्किल जो शायद सबसे जरूरी है, वो है सेल्स एंड कम्युनिकेशन, यानी अपने विचारों को, अपने प्रोडक्ट को बेचने की कला। ये तो बहुत दिलचस्प है। हम फाइनेंस को नंबरों का खेल समझते हैं, लेकिन कियोसाकी कहते हैं कि ये लोगों का खेल है। अगर आप अपनी बात मनवा नहीं सकते तो बाकी चारों स्किल भी अधूरे हैं। और इन स्किल्स को सीखने में गलतियां तो होंगी ही। हमारा एजुकेशन सिस्टम तो हमें गलतियों से डराता है। और असल दुनिया इसके ठीक उलट काम करती है। रिच डैड कहते थे, अमीर लोग गलतियों से डरते नहीं, उनसे सीखते हैं। असफलता एक सबक है। तो मतलब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस कोई जन्मजात गुण नहीं है। नहीं, इसे सीखा जा सकता है। इसके लिए लगातार सीखना, सवाल करना और अपने डर को छोड़ना जरूरी है। अमीरी का रास्ता दिमाग के अंदर से शुरू होता है। ये डर वाली बात बहुत जरूरी है, क्योंकि इंसान के असली दुश्मन बाहर नहीं हैं। नहीं, वो अंदर ही है। डर, असफलता का भय, अहंकार और आलस। पैसा खोने का डर शायद सबसे बड़ा है। पुअर डैड की पूरी फिलॉसफी इसी पर थी, जो सुरक्षित है वही सही है। जबकि रिच डैड कहते थे, जो सुरक्षित दिखता है वही सबसे बड़ा जोखिम है। हाँ, जैसे कि एक नौकरी। हाँ, आज के जमाने में नौकरी कितनी सुरक्षित है, वो कभी भी जा सकती है। तो अमीर लोग पैसा खोने से डरते नहीं? डरते हैं, लेकिन वो उस डर को सीखने का मौका बनाते हैं। वो असफलता को गले लगाते हैं। ये मानना मुश्किल है, असफलता को गले लगाना। उनका कहना है कि असफलता सफलता का हिस्सा है, उसका उल्टा नहीं। जो इंसान 1-2 बार फेल होना सहन नहीं कर सकता, वो कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकता। और इसी से जुड़ा है कंफर्ट जोन यानी आरामदायक क्षेत्र का खतरा। हाँ, एक स्थिर सैलरी, एक तय रूटीन, ये एक झूठा सुकून देता है। और ये इंसान को कमजोर बना देता है। बिल्कुल। रिच डैड का मानना था कि विकास हमेशा असुविधा के साथ आता है। अगर आप डर नहीं रहे तो इसका मतलब है आप कुछ नया नहीं सीख रहे। अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? और अमीर इंसान सोचता है, अगर मैं ये सीख गया तो क्या होगा? नजरिया बदलते ही पूरी दुनिया बदल जाती है। तो अमीर बनने के लिए सबसे पहले अपने अंदर की लड़ाई जीतनी होगी। डर को, असफलता के भय को और अपने कंफर्ट जोन को पार करना होगा। क्योंकि असली जोखिम कुछ नया करने में नहीं है। असली जोखिम कुछ भी ना करने में है। ठीक है, तो हमने सोच को बदलने की बात की, नई स्किल सीखने की बात की और अंदर के डर पर काबू पाने की बात की। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, एक्शन। हाँ, क्योंकि सिर्फ सोचना काफी नहीं है। तो कियोसाकी क्या प्रैक्टिकल कदम बताते हैं? पहला कदम क्या है? सबसे पहली और जरूरी बात,
सही समय का इंतजार करना बंद करें। लोग अक्सर यही कहते हैं, जब ज्यादा पैसा होगा तब निवेश करूंगा, या जब बाजार ठीक होगा तब देखूंगा। रिच डैड के मुताबिक सही समय कभी नहीं आता। अमीर लोग इम्परफेक्ट हालात में भी शुरुआत कर देते हैं। तो शुरुआत कैसे करें? पहला कदम क्या हो? पहला कदम है अपना क्यों ढूंढना। आप पैसा क्यों चाहते हैं? मतलब आपका मकसद क्या है? सिर्फ एक महंगी गाड़ी खरीदना या फिर समय की आजादी, अपनी शर्तों पर जीने का विकल्प? जी। जब आपका क्यों मजबूत होता है तो कैसे की मुश्किलें छोटी लगने लगती हैं। सही बात है। और दूसरा कदम? लगातार खुद को शिक्षित करें। किताबें पढ़ें, सेमिनार में जाएं, अनुभवी लोगों से सीखें, अपनी शिक्षा पर खर्च करें, मनोरंजन पर नहीं। और छोटे कदम उठाएं, है ना? हाँ, बहुत ज्यादा सोचने से बेहतर है कि एक छोटा सा सोचा समझा कदम उठाया जाए। उस एक कदम से मिली सीख हजारों घंटों की सोच से ज्यादा कीमती हो सकती है। किताब में एक और सलाह है जो थोड़ी अलग है, पहले खुद को भुगतान करें। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जैसे ही आपकी आय आए, उसका एक हिस्सा सबसे पहले निवेश के लिए अलग रखते हैं। बिल चुकाने से भी पहले? हाँ, बिल चुकाने से भी पहले। ऐसा करने से आप पर बिल चुकाने का एक दबाव बनेगा। और वो दबाव आपको आय बढ़ाने के नए और रचनात्मक तरीके खोजने के लिए मजबूर करेगा। ये आपको आलसी नहीं बल्कि सक्रिय बनाता है। ये तो दिमाग के साथ एक तरह का खेल है, उसे समस्या सुलझाने पर मजबूर करना। बिल्कुल। और आखिरी सलाह है कि भीड़ के पीछे न चलें। जो सब कर रहे हैं, नौकरी, EMI, लोन, उससे अलग सोचें। तो अगर इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो रिच डैड पुअर डैड कोई टिप्स और ट्रिक्स की किताब नहीं है। नहीं, ये सोच बदलने की किताब है। असली दौलत बैंक में नहीं, दिमाग में होती है। और जब सोच बदलती है तो जिंदगी अपने आप बदल जाती है। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल खुद से पूछने जैसा है, क्या आज हम अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा भी किसी ऐसी चीज पर लगा सकते हैं जो लायबिलिटी नहीं बल्कि एसेट बनने की क्षमता रखती हो? वो एक छोटी सी चीज क्या हो सकती है? अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में जरूर बताइए कि अगली बार आप कौन सी किताब की समरी सुनना चाहेंगे। बुक बानी, जहां हर किताब बोलती